Hello, my dear students. Welcome back in Student Digital Classes. And today I'm going to discuss about solution of section 2 of part A of sample paper 2. हाँ, सैम्पल पेपर 2 के पार्ट ए के सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो पार्ट सेक्शन 2 होता है पार्ट ए का, वो केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कंपलसरी होते हैं। इसमें टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, बट आपको 4 सब पार्ट्स को अटेम्प्ट करना होता है और आपको इसके मिलते हैं 1 मार्क्स फॉर each पार्ट। तो टोटल ये 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो एक क्वेश्चन तो आपके पांडास के ही होते हैं और दूसरा क्वेश्चन माइसिक्वल का होता है। तो चलिए पांडास के इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है। तो यहाँ पे आपके पास एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है एंड यू हैव टू आंसर दिस 4 क्वेश्चंस। तो ठीक है, डेटा फ्रेम में देख लो, ये रो इंडेक्स हमारा इंटीजर वैल्यू में है और कॉलम इंडेक्स हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में है। फर्स्ट 3 कॉलम्स को डिस्प्ले करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट 3 कॉलम्स को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम या तो लॉक मेथड को यूज कर सकते थे या हम आई लॉक मेथड को यूज कर सकते हैं। लॉक मेथड्स के साथ क्या होता है कि हमें इंडेक्स की वैल्यू देनी होती है, जो भी इंडेक्स दिया हुआ है। अगर वो नाम में है तो नाम लिखोगे, अगर वो स्ट्रिंग इंटीजर में है तो इंटीजर लिखोगे। बट आईलॉक के साथ क्या होता है कि हम इंटीजर पोजीशन से हम उसको एसेस करते हैं। लॉक के केस में ध्यान रखिएगा कि आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड कीजिएगा, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 0:1 लिख दिया लॉक के केस में, 0:1, क्योंकि हमारा रो इंडेक्स 0:1 की फॉर्म में है। और यहाँ पे मैंने उसके बाद दे दिया कॉमा, कॉमा के बाद ये कॉमा दे दिया मैंने यहाँ पे, एक चीज मैं इरेज कर दूं, यहाँ पे डॉट आ चुका है, ठीक है। तो ये कॉमा दे दिया, चलो इसको भी इरेज कर देता हूँ। तो ये कॉमा दे दिया और कॉमा के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर में, मान लो स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और उसके बाद कॉलन के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट। अगर मैंने ये लिख दिया तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो स्टूडेंट आईडी, होमवर्क, मिड टर्म, प्रोजेक्ट सारे इंक्लूड होके आ जाएंगे फर्स्ट 2 रो के, फर्स्ट 2 रो के। जबकि आईलॉक के केस में क्या होता है कि अगर आप आईलॉक यूज करोगे और आपने यहाँ पे 0:1 लिखा और यहाँ पे कॉमा देके, अब स्टूडेंट इसकी आईडी क्या है, इंडेक्स पोजीशन देखना, इंटीजर पोजीशन 0 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ पे 0:3 लिख दूंगा, तो 0:3 लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ इस 3 कॉलम्स की, मतलब अच्छा इस 3 कॉलम को इंक्लूड करेगा। ये कितने कॉलम को इंक्लूड करेगा, ये सिर्फ इस 3 कॉलम को इंक्लूड करेगा और 3 कॉलम के सिर्फ पहले वाले रो को ही दिखाएगा। मतलब इतना आउटपुट ही आपको देगा, ये इतना ही आउटपुट देगा। ये बात समझ में आ गई हमारी। तो अब लेकिन समस्या ये है कि जो हमारा क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चंस कह रहा है कि भैया आप हमें फर्स्ट 3 कॉलम्स को दिखाओ। तो इसने लॉक को भी यूज किया है, इसने आई लॉक को भी यूज किया। लॉक में इस कॉलन, अच्छा यहाँ पे एक सिली मिस्टेक है, कॉमा सेमी कॉलन दिया हुआ है, कॉमा के बाद इसे आप कॉलन समझिएगा, सेमी कॉलन नहीं समझिए प्लीज, ठीक है। तो फर्स्ट 3 कॉलम्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर ये कॉलन 2 दे रहा है तो कॉलन 2 से तो 0 1 2, तो लॉक में तो पहले तो ये एरर मैसेज आ जाएगा क्योंकि कॉलम का नाम ही नहीं है 0 1 2, है ही नहीं, ठीक है। यहां भी लॉक किया हुआ है और -2 दिया हुआ है। तो -2 अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, -1, ये होगा हमारा -2, ये होगा हमारा -2। तो लॉक के केस में प्रॉब्लम क्या हो गया कि -2 तो ठीक है, ये तो ठीक है, चल जाएगा, यहां से अब 3 कॉलम इंक्लूड हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इंटीजर वैल्यू दिया हुआ और इंटीजर वैल्यू लॉक में अलाउड नहीं है। इंटीजर वैल्यू कॉलम इंडेक्स का अलाउड नहीं है क्योंकि कॉलम इंडेक्स स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया हुआ। तो ये भी प्रॉब्लम आ गई। तो मतलब ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं आईलॉक के बारे में। तो आईलॉक में हम कॉलम दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले आईलॉक का लास्ट वाला आपको दिखाएंगे कि आईलॉक में क्या होता है कि जब भी आप कोई पोजीशन बताते हो ना, तो वो हमेशा एक को, लास्ट को इग्नोर कर देता है, रेंज फंक्शन की तरह। रेंज फंक्शन याद करो कि अगर आपने रेंज 5 लिखा तो आपको वैल्यू क्या मिलता है, 0 1 2 3 4 मिलता है, 5 - 1 पे ही रुक जाते हो। तो ऐसे ही आईलॉक में भी काम होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि ये कॉलन 2 दिया हुआ है, तो कॉलन 2 से क्या होगा कि स्टूडेंट आईडी और होमवर्क दिखेगा, सिर्फ स्टूडेंट आईडी और होमवर्क दिखेगा, मिड टर्म इंक्लूड नहीं होगा। तो मिड टर्म कहां इंक्लूड होगा, जब आप -2 दोगे। जब आप -2 दोगे तो ये इंडेक्स पोजीशन आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक को इंक्लूड कर लेगा यहां पे। तो जो सही आंसर है वो कौन सा आंसर है, आंसर सी। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which of the following commands will give the output? Which of the following commands give the output? ये आउटपुट लिखा हुआ है।
आउटपुट एज शोन बिलो, आपको ये वाली आउटपुट आपको ये देखनी है। तो कौन सा कमांड है जो आपको ये आउटपुट देगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉलम दिखाया जा रहा है और 3 रो दिखाया जा रहा है। तो फर्स्ट रो को इग्नोर किया गया है, तो 2 कॉलम का नाम दिया गया है। तो अगर आप देखो तो आप लॉक को भी यूज कर सकते हो यहाँ फिर से, और आप चाहो तो आई लॉक को भी यूज कर सकते हो फिर से। तो देखा जाएगा अगर लॉक के साथ आपने लिखा है तो लॉक के केस में आपने 1 कॉलन एंड दे दिया तो सही है, ये आ सकता है और ये भी काम कर जाएगा हमारा, है ना। 1 से स्टार्ट करके एंड तक का देखना है हमें, ये ठीक है। लेकिन लॉक के केस में क्या है कि हम इंटीजर कैसे दे सकते हैं, हमारा तो स्टूडेंट आईडी होमवर्क है। तो अगर ये यूज करना होता, मान लो ये वाला कमांड था, तो इस कमांड को ऐसे लिखना था इसे, ये कमांड अगर इस तरीके से लिखा होता, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, और देख लो होमवर्क कॉलम कॉन्टिन्यूअस में है क्या, हाँ कॉन्टिन्यूअस में ही है। तो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और कॉलन, और यहाँ पे आप होमवर्क लगा देते, तब तो ये ठीक काम कर जाता, तब तो ये काम कर जाता। लेकिन यहाँ तो इंटीजर दे दिया, तो लॉक के साथ यहाँ भी इंटीजर दे दिया, तो ड्यू टू दिस क्या हो गया, ये भी इनवैलिड है और ये भी इनवैलिड है। अब अगर हम आईलॉक को देखें, आईलॉक के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसने 0 कॉलन दे दिया, तो 0 कॉलन दे दिया तो 0 इंक्लूड हो जाएगा। और जबकि आप देखो यहाँ पे फर्स्ट रो से फर्स्ट टू 3 है, तो हमें 0 रो तो चाहिए नहीं, हमें फर्स्ट रो से चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा, तो ये इनवैलिड हो गया इसके लिए। लेकिन यहाँ पे देखो 1 इससे दिया हुआ है तो ये सही हो गया, और कॉलन 2 लिख दिया तो 0 1, तो 0 1 कॉलम तो इंक्लूड हो जाएगा। तो जो आंसर सही होगा वो होगा आपका आंसर डी। तो इस तरह से आप आंसर डी को यूज कर सकते हैं। The principal wants to know the details of students who have scored at least 90% in final marks percentage. तो final marks percentage में उसको 90% वैल्यू चाहिए, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा कमांड है, यहाँ पे ये ऑप्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, SDF फाइनल ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये कमांड ही गलत यूज हो रखा है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए था, क्लोज। उसके बाद प्रिंट SDF फाइनल, या ये कमांड आपका सही है, ये सेकंड वाला कमांड सही है। कमांड थर्ड भी सही हो सकता है अगर इस वाले पैरेंथेसिस को इग्नोर कर दिया जाए और ये देखा जाए कि एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ये देखा जाए कि ये जो लाइन है, ये लाइन नीचे लिखी गई है या मतलब इसके बाद लिखी गई है, तो दिस कमांड कैन ऑल्सो बी करेक्ट। ये एक मिस्टेक है यहाँ पे, और ये कमांड हमारा काम नहीं करेगा, ये भी हमारा काम नहीं करेगा, ये हमें ट्रू फॉल्स में आउटपुट दे देगा। ये हमें जब प्रिंट करेगा तो ट्रू फॉल्स में प्रिंट करके देगा, ठीक है। ये सिर्फ डिटेल्स नहीं देगा स्टूडेंट का, लेकिन आपको स्टूडेंट का डिटेल चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, और ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। 2 लाइन स्टेटमेंट्स के तौर पे ये सही माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगला कमांड क्वेश्चन है, द प्रोग्रामर वांट्स टू कैलकुलेट हाउ मेनी स्टूडेंट डिटेल्स आर स्टोर्ड इन द डेटा फ्रेम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, काउंट करना है, कमांड विल यील्ड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ईच कॉलम। तो ईच कॉलम्स में कितने रिकॉर्ड्स हैं ये वैल्यू हमें लेनी है, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शंस को यूज करते हैं। ऑप्शन ए यहां से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम काउंट फंक्शंस को यूज करते हैं, हमें काउंट के साथ एक्सिस 1 नहीं लगाना है, एक्सिस 1 कॉलम इंडेक्स के लिए हो जाएगा। SDF कॉलम्स करोगे तो कॉलम इंडेक्स का नाम प्रिंट कर देगा, ये तो नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करके बता देगा, ठीक है। और उसके बाद pandas डॉट काउंट सी कैपिटल है तो ये भी गलत हो गया। हम काउंट फंक्शंस को डेटा फ्रेम के थ्रू कॉल करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। व्हाट विल बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इल्ड। अब आपने क्या किया, यहाँ पे मिड टर्म कॉलन को यूज करके ये कंपेयर कर रहे हो 19 वाले को, तो देखो यहाँ जो आउटपुट आने वाला है ना, ये हमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू आएगी, और ट्रू फॉल्स की वैल्यू में ये मिड टर्म को प्रिंट नहीं करेगा। ये देखो ये मिड टर्म की वैल्यू भी इसने यहाँ पे लिख दिया, ट्रू फॉल्स तो दे रहा है, ये भी लिख दिया जी, नहीं ये ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, SDF मिड टर्म की वैल्यू को कंपेयर करेगा हर एक रो की कि 90 से ग्रेटर देन कौन कौन सा है ना। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का भी आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि ये ऐसे लिखा हुआ है, SDF मिड टर्म, ठीक है, ग्रेटर देन 90, ये ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, तो सेम मीनिंग है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको ट्रू फॉल्स की आउटपुट मिलेगी, मतलब जो वैल्यू 90 से ज्यादा है वो तो ट्रू, जो लेस देन है वो फॉल्स। तो यहाँ पे देखो 90, 97, 85 यही वैल्यू है उसके अंदर में। आप चाहो तो ऊपर जाके चेक कर लो एक बार कि यही वैल्यू है ना 97, हाँ यही वैल्यू है, यही है। तो इसके बेसिस पे क्या करेगा, ये आपको आउटपुट देगा, और जो आउटपुट आपको ये प्रोवाइड करने वाला है वो आउटपुट ये होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स। नैन आने का कोई मतलब नहीं है, एरर आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो A1 क्वेश्चन हो गया हमारा 22। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो टेबल बेस्ड यानी कि MySQL बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये MySQL बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, टेबल का नाम है स्टोर।
अब स्टोर टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और अब आपको कुछ क्वेरी लिखने हैं इसके लिए। तो टोटल 5 क्वेरी हैं, 5 में से आपको चेक करना है और आउटपुट भी कुछ बताना है हमें। कमांड सिक्वल स्टेटमेंट्स भी कहीं पे दिया हुआ है जिसका हमें वैलिडिटी चेक करनी है और कुछ के हमें क्वेरी लिखने हैं। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने पीछे भी बताया था कि प्लीज आप सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना, आप 5 का 5 अटेम्प्ट मत कर जाना ओवर कॉन्फिडेंस में। देखो अगर आपके पांचों सही हो जाते हैं तब तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर पहले 4 में से कोई भी एक गलत हो जाता है तो आप अनलक्की हो सकते हो, आपको 1 नंबर नहीं दिया जाएगा क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट माना जा सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द इवेल्युएटर कि इवेल्युएटर क्या सोच रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के चक्कर में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लीज बी इंश्योर टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द सिटीज एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिटी। नेम ऑफ द सिटीज एंड टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिटी बताना है। तो सिटी का नाम बताना है और उसमें जो टोटल सेल्स हुए हैं हमें वो बताने हैं। तो सेल वैल्यू हमारा कहां पे है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेल अमाउंट्स ये है, सिटी वाइज काम करना है, ठीक है। तो अब यहां पे सिटी का नाम और टोटल अमाउंट, तो ग्रुप बाय कमांड आ जाएगा। तो जो क्वेरी आप लिखोगे इस जगह पे जो आपकी क्वेरी बनने वाली है वो क्वेरी क्या बनेगी, सेलेक्ट, क्या बनेगी, सेलेक्ट। नेम दिखाना है, नेम ऑफ द सिटी, तो आप यहां पे सिटी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कहता है एग्रीगेट फंक्शन का है टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, तो टोटल अमाउंट ऑफ सेल के लिए हमने सम फंक्शन को कॉल किया और यहां पे सेल्स अमाउंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अब किस टेबल से दिखाना है, तो टेबल का नाम हमने क्या देखा था, एक बार फिर से देख लें। टेबल का नाम क्या था हमारा, स्टोर, तो टेबल का नाम था स्टोर, तो स्टोर टेबल से, ठीक है। तो स्टोर टेबल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम स्टोर। लेकिन अब हमें क्या है, सिटी वाइज चाहिए ना, तो वाइज के लिए हमेशा हम ग्रुप लगाते हैं, तो हमने क्या लिखा, ग्रुप बाय सिटी। तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को अकॉर्डिंग टू, जैसे मुंबई के 3 रिकॉर्ड्स हैं और दिल्ली के, तो 2 आउटपुट आपको मिलेगा, मुंबई और मुंबई के ये सारे वैल्यू ऐड हो जाएंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे और दिल्ली के केस में दिल्ली वाले जो वैल्यूज हैं सेल अमाउंट ऐड करके डिस्प्ले कर देगा। डू डिस्प्ले द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोर, ओल्डेस्ट स्टोर का मतलब हो गया जो मिनिमम डेट है, जो मिनिमम डेट है उसका डेट ऑफ ओपनिंग बताना है ओल्डेस्ट स्टोर का, है ना। तो डेट ऑफ ओपनिंग दिखाना है ऑफ द, टू डिस्प्ले द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोर, तो कुछ नहीं, आपको यहां पे लिखना है सेलेक्ट मीन डेट ऑफ ओपनिंग, डेट ओपन, ठीक है। बस ओल्डेस्ट डेट बताना है और यहाँ पे फ्रॉम स्टोर बता देना है और सेमीकोलन लगा देना है। टू डिस्प्ले द सिटी नेम्स विदाउट डुप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट को यूज करोगे, तो क्या लिखोगे, डिस्टिंक्ट, है ना। विदाउट डुप्लीकेशन कह रहा है तो डिस्टिंक्ट, या तो डिस्टिंक्ट के अंदर आप सिटी को ब्रैकेट में डाल के लिख दो या विदाउट ब्रैकेट भी लिख दो, फ्रॉम स्टोर, तो ये आपको क्या करेगा, डुप्लीकेट नाम को रिमूव कर देगा। सेलेक्ट द, अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द स्टोर वेयर द स्टोर नेम स्टार्ट विद द ए एंड हैज एन समवेयर इन द स्टोर नेम, मतलब आपको चेक करने के लिए कह रहा है कि कौन सा क्वेरी सही है जिसमें कह रहा है कि ए से तो नाम स्टार्ट होगा और एन उसके नाम में कहीं भी होगा। देखो जब स्टार्ट का बात आता है तो हम ए, इसमें 2 वाइल्ड कार्ड, लाइक कमांड है, पैटर्न मैचिंग कहते हैं इसको, तो 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है, एक तो हमारा परसेंट होता है जो एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, एक अंडरस्कोर होता है जो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसने कहा कि भैया स्टार्ट तो ए से होगा, तो ठीक है ए से स्टार्ट हो गया। अब कहा कि एन कहीं भी आ सकता है, तो एन कहीं भी आ सकता है मतलब ए के जस्ट बाद भी हो सकता है और 2-4 कैरेक्टर छोड़ के भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। तो ऐसे केस में ए परसेंट लिख दिया और ए परसेंट के बाद हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया और फिर बाद में क्या लगा दिया, परसेंट लगा दिया। तो जब आप इस तरह से लिखते हो ना, परसेंट एन परसेंट कभी भी, तो इसका मतलब हो गया एन कहीं भी होगा, वो बिगिनिंग में भी होगा, वो एंड में भी होगा, वो बीच में भी होगा, कहीं भी होगा। लेकिन जब हमने इस तरीके से स्ट्रिंग लिखा है ए परसेंट एन परसेंट, इसका मतलब है पहला लेटर तो ए होगा, बाकी एन कहीं भी आए। तो अब आप चेक कर लो कि ये कहां पे दिख रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पे दिख रहा है, तो दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हेल्प स्टोर मैनेजर टू डिस्प्ले द लोकेशन इन द कैपिटल लेटर्स, अब क्या है, लोकेशंस को डिस्प्ले कराना है कैपिटल सिस्टम स्टोर मैनेजर, तो कैपिटल लेटर्स में डिस्प्ले कराने के लिए हमें फंक्शंस यूज करेंगे, तो यहां पे अपर फंक्शन यूज होगा। देखो ये टू अपर, पहले तो ये देखो इस लोकेशन वेयर स्टोर वेयर अपर लोकेशन, अब वेयर के साथ अपर लोकेशंस का क्या मतलब है, कंडीशन लगाने का कोई मतलब नहीं, तो बिल्कुल बकवास लाइन लिखा हुआ है ये। सेलेक्ट अपर लोकेशन फ्रॉम स्टोर, ये सही आंसर है आपका, लेकिन अब ये देखना है कि ये क्यों नहीं सही है, तो टू अपर नाम का हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता है माइस्क्ल में। लोकेशन डॉट अपर, लोकेशन डॉट अपर ये पाइथन का सिंटेक्स है, ऐसे सिंटेक्स पाइथन में हम यूज करते हैं, हम माइस्क्ल में ऐसा कोई सिंटेक्स यूज नहीं करते हैं, डॉट नोटेशंस का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशंस
पार्ट ए सेक्शन 2 का, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहां से। वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।